नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के संबंध में संविधान संशोधन 1 से लेकर 93वें संविधान संशोधन तक जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे उन पर चर्चा किया था। इस वीडियो में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण दो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन है उस पर चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बच गए हैं उन पर चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो का मकसद ऐसे अभ्यर्थी जो कि सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं एवं अन्य सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और कैरियर मोटिवेशन में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी तथा तमाम विधिक एवं संवैधानिक विषयों पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर प्रतियोगी परीक्षा में 10 से 20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं और मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपने प्ले लिस्ट में या अपने इस चैनल के माध्यम से सारे विषयों पर एक एक वीडियो, प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो में बना दूं, जिससे न केवल डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के उत्तर देने बल्कि किसी प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आता है या फैक्चुअल प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आसानी से दे दें। देखिए, 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। मैंने स्क्रीन में केवल उन बिंदुओं को 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया है जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और वर्तमान में परिचालित हैं। ऐसे बहुत से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किए गए थे जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिए गए, उनको मैंने 42वें संविधान संशोधन के बदलाव में नहीं शामिल किया, क्योंकि जिनका अब अस्तित्व नहीं है उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। जो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किए गए और वो भविष्य में भी आज भी लागू हैं, उनको मैंने शामिल किया, या उनको मैंने शामिल किया 42वें संविधान संशोधन में जिनको संशोधन या आंशिक संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो आप ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि अगर आपको 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन में कोई नई चीज पता चलती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं है। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसको मैंने शामिल नहीं किया। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 पेपर में एक एक पॉइंट को इसलिए दिमाग में रखना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है एमसीक्यू में, ये ध्यान रखना चाहिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, वो ये पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में आया, 1976 में आया। ये पूछ सकता है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, किस संविधान संशोधन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन क्या कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, तो इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। या पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में जो अधिकतर संशोधन थे किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में शामिल था, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 4 का जोड़कर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब हम आते हैं कि कौन कौन से संशोधन हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो देखिए, हमारे संविधान में प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता
ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे। समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द, एकता के साथ अखंडता शब्द का जुड़ाव 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पेपर में आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन किए गए। नीति निर्देशक तत्व, अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्व के संविधान संशोधन की बात आता है तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 में 39 का जोड़कर समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में 43 का जोड़कर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48 का जोड़कर पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वन्य जीवों की संरक्षा की बात कही गई है। तो 39 का, 43 का, 48 का ये जो अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व में, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भाग 4 का आपको पता है, भाग 4 में मूल कर्तव्यों को उल्लेख है। भाग 4 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे, यानी कि शिक्षा प्रदान करेंगे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो राज्य से अपेक्षा किया गया है, और लेकिन शिक्षा का अधिकार कि हर माता पिता का कर्तव्य कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्रदान करे, ये कर्तव्य दिया गया है। और 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में माता पिता को 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब कि अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है, यह अनुच्छेद 74 में कहा गया था, ठीक है। इसमें एक चीज और कहा गया था कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाए। ऐसे बहुत से बदलाव किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया, उनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया। इनमें मैंने केवल उन्हीं को शामिल किया है जो आज भी अस्तित्व में है। तो ये जो 42वें संविधान संशोधन में आप देख रहे हैं, ये आज भी अस्तित्व में है, इसलिए मैंने इन्हीं को उल्लेख किया है। यही पेपर में आएंगे। समवर्ती सूची में कुछ विषयों को जोड़ दिया गया था। जो पहले राज्य सूची के विषय थे, जो 66 विषय थे, वो 61 विषय हो गए राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे मूल संविधान में, वो 52 विषय हो गए। और वो 52 विषय इसलिए हो गए कि समवर्ती सूची में हमने राज्य सूची से निकालकर वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बांट व माप तथा जानवरों एवं पक्षियों की सुरक्षा को शामिल कर लिया। ये समवर्ती सूची पर ये वो विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने बताया कि महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। जब जनता पार्टी सरकार 1978 में आई, तब 44वें 77 में जब इमरजेंसी समाप्त हुई और उसके पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस का समापन, यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और जनता पार्टी सरकार ने सत्ता संभाली। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जो संशोधन जनता दल सरकार को, जनता पार्टी सरकार को अनियमित लगा या संविधान विरोधी लगा, उसमें उन्होंने संशोधन करने की कोशिश की। तो 42वां संविधान संशोधन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने किया था और 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने किया था। तो ये जनता दल या जनता पार्टी सरकार ने 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनावश्यक संशोधनों को समाप्त करने के उद्देश्य से 44वां संविधान संशोधन पारित किया था। इसमें क्या क्या किया था आप देखिए। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात को आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया। देखिए अनुच्छेद 352 में वह आक्रमण, युद्ध एवं आंतरिक अशांति की दशा में
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया था। ठीक है। और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में कांग्रेस सरकार ने आपका राष्ट्रीय आपात घोषित किया। तो जब जनता पार्टी सरकार 1977 में आई तो उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को खत्म कर दिया और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी तभी 352 लगाया जाएगा। तो एक तो ये, और यह आज भी लागू है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद जब पुनः कांग्रेस की सरकार 1980 में आई थी तो उन्होंने ये बदलाव नहीं किया, यानी कि ये सशस्त्र विद्रोह आज भी लागू है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पेपर में आएगा कि आंतरिक अशांति के स्थान पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में किया गया? 1978 में किया गया। तत्समय किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक। नंबर 2, राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के परामर्श की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे। यह संज्ञान में आया था कि 1975 का जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाया गया था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तब प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया गया था। यह कहा गया था, और यह कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का परामर्श नहीं लिया गया था। तब जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तब जनता पार्टी सरकार ने एक संशोधन जारी किया, यानी कि संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में इस बात का भी उल्लेख कराया कि कोई भी राष्ट्रीय आपात, चाहे युद्ध हो, चाहे बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक विद्रोह हो, जब तक मंत्रिमंडल लिखित में परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देगी, राष्ट्रपति ये नहीं लगाएंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आपात के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो विस्तार से बना रखा है, 352, 356, 360 के बारे में, उसको आप विस्तार से सुन लीजिएगा। 2 चरणों में मैंने बनाया है, उसके अंतर्गत मैंने बहुत विस्तृत व्याख्या किया है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा कि कब कब किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कितने समय के अंदर उसको पारित करना पड़ता है, कितने बहुमत से पारित करना पड़ता है। तो ये इनका विस्तार मैंने आपातकाल के वीडियो में उल्लेख कर रखा है। अगला संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को। देखिए, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्टिकल 19 से हटा दिया गया, स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया और इसे अब लीगल राइट कर दिया गया। पेपर में आएगा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए, कानूनी अधिकार है। पेपर में आएगा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। पेपर में आएगा कि मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो आएगा अनुच्छेद 300 का 300A। पेपर में आएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के रूप में जानते हैं? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप निशान लगाएंगे विधिक अधिकार। अगला 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया था। इसको फिर से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया। मूल संविधान में भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही था। अनुच्छेद 74 में 74 में यह जोड़ा गया। पहले आप देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा और परामर्श को मानने के लिए, सलाह को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो जनता पार्टी सरकार ने अनुच्छेद 74 में एक लाइन बढ़ा दिया कि यदि राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के परामर्श को पुनर्विचार के लिए
मंत्रिमंडल को वापस करते हैं, एक बार वापस कर सकते हैं और मंत्रिमंडल द्वारा पुनः लिया गया निर्णय राष्ट्रपति को बाध्यकारी होता है। ये अनुच्छेद 74 में जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें पुनर्विचार के लिए कहा गया कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए तो वापस करेंगे, लेकिन दोबारा जो सलाह मंत्रिमंडल देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो 42वां संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन की वो बातें, उन बातों को मैंने उल्लेख किया जो आज भी लागू है। जो चलन से बाहर है उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ये महत्वपूर्ण संशोधन है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 93वें संविधान संशोधन के आगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो भाग 1 में बताया था। उसके आगे के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको मैं एक निगाह में आपको बता दूं, एक नज़र में, और इनको आप याद करके रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। 94वां संशोधन 2006, 94th अमेंडमेंट 2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को नए राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य का सृजन किया गया था। तो आ जाए कि छत्तीसगढ़ और झारखंड किस संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए, तो 94th के द्वारा। 96वां संशोधन 2011 में किया गया। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा, जो उड़िया भाषा थी उसको ओडिया कहा गया। ध्यान रहे, उड़िया भाषा हमारे मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी उसमें इसका उल्लेख था, लेकिन 96वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्दावली में बदलाव किया गया है। जो भाषा उड़िया लिखी थी ORIYA, उसके स्थान पर ओडिया कर दिया गया, ODIA। अगर पेपर में आ जाए कि हमारे जो 8वीं सूची में भाषा है उसमें सही भाषा कौन सी है, तो ये उड़िया की स्पेलिंग आ सकती है ORIYA, ODIA, और भी स्पेलिंग कुछ और दे सकता है, ODDIYA कर सकता है, और ODISHA कर सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा इसके शब्दावली में बदलाव किया गया। तो वो 96वां संविधान संशोधन 2011 है। 99वां संशोधन 2014 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना की जाती है, और वो कॉलेजियम ही जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलकर बनती है, वो कॉलेजियम अपने जजों की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन करता है, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय उनको शपथ दिलाते हैं, न्यायाधीशों को, या नियुक्ति करते हैं। तो 99वें संविधान संशोधन द्वारा एक संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना कर दी गई थी, और जिसका उद्देश्य था कि ये आयोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन बाद में जब इसका रिव्यू किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया इसके खिलाफ, इस आयोग की संवैधानिकता को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने NGAC को असंवैधानिक माना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल माना, और ये माना कि इससे जो संविधान को जो रिव्यू करने की सत्ता दी गई है, जो संविधान ने जुडिशरी को स्वतंत्र घोषित किया है, और संविधान ने जो जुडिशरी को ये पावर दिया है कि वो संविधान किया, तो उससे NGAC के गठन से ये जुडिशरी का ये अधिकार छीन होगा, और जुडिशरी किसी न किसी रूप में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अधीन हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में जब मुकदमा गया और इसका रिव्यू किया, कॉन्स्टिट्यूशन पीठ बैठी, संवैधानिक पीठ ने इसको असंवैधानिक माना। तो ध्यान रहे, तो जो NJAC की स्थापना थी वो अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक, तो लेकिन पेपर में आएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा NJAC की स्थापना की गई थी, तो 99 अमेंडमेंट एक्ट
2014। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है 101, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसके द्वारा जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये देखकर लग रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। इससे राज्य का टैक्स भी प्रभावित हो रहा था, तो इसमें राज्यों ने भी समर्थन किया और असम पहला राज्य था जिसने समर्थन किया। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन 2016 लाया गया। पेपर में पूछ लेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? 101वां। 102 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 खा जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान रहे कि 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुच्छेद 338 ए के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया और 338 खा के द्वारा यानी कि बी के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। यानी कि इस समय देश में 3 आयोग अलग अलग काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं। पेपर में अगर आए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, तो ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं। और चौथा अगर संवैधानिक आयोग लिख के आता है राष्ट्रीय महिला आयोग, तो आप ये मान लीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। या ये आ जाता है कि राष्ट्रीय लोकपाल आयोग, तो राष्ट्रीय लोकपाल भी हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है। लोकायुक्त तो वह भी संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर आता है नेशनल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, तो वह भी संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है। अगर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वह भी संवैधानिक संस्था नहीं है। ये सारी संस्थाएं सांविधिक हैं, स्टैट्यूटरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था उसे कहते हैं जो किसी संविधान के अंतर्गत बनाया जाए और यदि बाद में मूल संविधान के लागू होने के बाद में किसी संविधान के संशोधन किसी अनुच्छेद में बढ़ाकर या कोई नया अनुच्छेद सृजित करके किसी पर कोई भी प्रावधान करें, तब हम उसे संवैधानिक कहते हैं। ठीक। तो चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस कमीशन हो, चाहे वुमेन कमीशन हो, इन कमीशन के बारे में कहीं पर भी संविधान में वर्णन नहीं है। हाँ, संसद के द्वारा कानून बनाकर, संसद के द्वारा विधेयक पारित करके ये कानून बनाए जाते हैं। उनको हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, सांविधिक कानून कहते हैं। ठीक। तो 338 तीनों अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा किए गए हैं, तो आप याद करके रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2019 एससी एवं एसटी के लिए लोकसभा विधान में 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। लोकसभा सभा में जो है 10 वर्ष बढ़ा जाएगा, बढ़ गया 104 संविधान संशोधन, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया था कि ये आरक्षण मात्र 10 वर्षों के लिए है। लेकिन समय समय पर यह देखा गया कि अभी भी इस वर्ग को पूर्ण रूप से वो अधिकार प्राप्त नहीं है जिस उद्देश्य से संविधान में प्रावधान किया गया था।